हेलो बच्चों, मैं स्मिता बिजलवान स्वागत करती हूँ आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 9th की साइंस। और क्लास 9th साइंस में हमारा चैप्टर चल रहा था मैटर इन आवर सराउंडिंग। तो इसी को ही आगे हम आज कंटिन्यू करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अपने लास्ट लेक्चर में हमने यहाँ पर बहुत सारे टॉपिक्स इस चैप्टर के कंप्लीट कर लिए थे। ठीक है, तो एक एक करके देख लेते हैं। सबसे पहले हमने बात की थी कि मैटर क्या होता है। मैटर 5 बेसिक एलिमेंट से बना हुआ होता है, ये पहले कहा जाता था, है ना। एंशियंट इंडियन फिलोसोफर, ग्रीक फिलोसोफर ने ये कहा था। फिर हमें पता चलता है कि जो मैटर है कि वो उसकी क्या है, अलग अलग फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज भी हैं। फिर हमने बात की कि मैटर जो है वो बहुत छोटे छोटे यानी कि टाइनी पार्टिकल से मिल करके बना हुआ होता है और इन टाइनी पार्टिकल्स को कहा जाता है एटम। ठीक। फिर मैटर की 3 स्टेट होती हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस। ये जो स्टेट है ये किसकी वजह से है? मैटर के अलग अलग स्टेट ये है इनके पार्टिकल्स की वजह से, इनके पार्टिकल्स की डिफरेंट प्रॉपर्टीज की वजह से। पार्टिकल की डिफरेंट प्रॉपर्टीज हैं, इसीलिए इनकी स्टेट भी अलग अलग है। अब ये जो पार्टिकल्स हैं इनके क्या डिफरेंट प्रॉपर्टीज या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, तो अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बात की। जैसे पार्टिकल्स के बीच में इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस होता है। पार्टिकल्स के बीच में क्या होती है, पार्टिकल्स कैसे होते हैं, कंटिन्यूस मूव करते हैं। सब सारे ही नहीं, मैटर टू मैटर वेरी करता है। फिर पार्टिकल के बीच में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। ठीक, और भी कई सारे हमने बात कर ली थी। फिर हमने मैटर की स्टेट के बारे में बात की थी। हमने कहा था कि मैटर की 5 स्टेट्स है, ठीक है, लेकिन हमें पढ़नी है केवल 3 स्टेट, सॉलिड, लिक्विड और गैस। फोर्थ स्टेट दैट इज प्लाज्मा, फिफ्थ स्टेट दैट इज बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। ये हमें नहीं पढ़ना है क्योंकि ये सिलेबस में नहीं है, इसको हम केवल थोड़ा सा पढ़ लेंगे सिर्फ एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए। फिर मैटर की अलग अलग स्टेट के बारे में हम बात कर रहे थे। तो पहला था सॉलिड स्टेट, एक बार आप देखिए इसे। तो हमने बात की थी सबसे पहले सॉलिड स्टेट के बारे में। तो सॉलिड स्टेट में हमने कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ी, कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ी थी। क्या क्या प्रॉपर्टीज थी? देखो, जो भी सॉलिड स्टेट में जो भी सॉलिड स्टेट है, ठीक है, वो कैसे पता चलेगा सॉलिड स्टेट है? एक तो उनका डेफिनेट शेप होगा, डेफिनेट साइज होगा, वॉल्यूम होगा। दूसरा, वो फ्लो नहीं करेंगे, क्या करेंगे, हीप करेंगे, यानी कि ढेर लगाएंगे कुछ इस प्रकार से। ठीक है। अच्छा, रूम टेम्परेचर पर, मतलब बिना फोर्स अप्लाई किए या टेम्परेचर में चेंज किए हुए बिना, ये क्या रहते हैं, इनका एक फिक्स्ड शेप होता है। अगर हम रूम टेम्परेचर में चेंज कर लें या फोर्स अप्लाई करें तो शेप चेंज हो सकता है। क्लियर। फिर बात की थी कि इनके पार्टिकल्स के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो बहुत ज्यादा होता है और इनकी डेंसिटी भी ज्यादा होती है। फिर ऐसे ही हमने लिक्विड के बारे में बात की थी कि लिक्विड का वॉल्यूम तो फिक्स होता है लेकिन शेप फिक्स नहीं होता। ठीक है, क्यों नहीं होता? इसको जिस भी कंटेनर में डालते हैं ये उसी कंटेनर का शेप ले लेता है। जैसे इनमें से किसी भी कंटेनर में हमने वाटर डाला, उसका शेप वैसा ही हो जाएगा। दूसरा, ये हीप नहीं करते, ये फ्लो करते हैं। इसी फ्लो के कारण इन्हें फ्लूइड भी कहा जाता है। ठीक है, तो ये जो लिक्विड्स हैं, ठीक है, ये लिक्विड लिक्विड में भी डिफ्यूज हो जाते हैं, सॉलिड में भी और गैसेस में भी। क्लियर है? चलो, इनके पार्टिकल्स के बीच में इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस जो है वो ज्यादा होता है, बहुत ज्यादा भी नहीं होता लेकिन ज्यादा होता है। लेकिन इनके पार्टिकल्स के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो भी थोड़ा बहुत होता है। ठीक है, गैसेस तक के कंपैरिजन में तो ज्यादा होता है, ये हमारा ऑर्डर है। ठीक है, ये इनकम्प्रेसिबल होते हैं, जैसे सॉलिड भी इनकम्प्रेसिबल होते हैं वैसे ही लिक्विड भी लगभग इनकम्प्रेसिबल ही होते हैं। ठीक, इनकी डेंसिटी भी क्या होती है, इनकी डेंसिटी ज्यादा होती है लेकिन सॉलिड से कम होती है। फिर गैसेस स्टेट के बारे में बात की थी और गैसेस स्टेट को ही अभी हम थोड़ा क्या करेंगे, इसको डिटेल में थोड़ा डिस्कस करेंगे। लास्ट लेक्चर में हम गैसेस स्टेट के बारे में डिस्कस कर रहे थे। तो चलो बच्चों, गैसेस स्टेट के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले इनका कोई डेफिनेट शेप नहीं होता, ना ही डेफिनेट वॉल्यूम होता है।
ठीक है, ना तो डेफिनेट शेप है ना तो डेफिनेट वॉल्यूम है। जैसे अगर हम सॉलिड की बात करते हैं तो डेफिनेट शेप भी है, डेफिनेट वॉल्यूम भी है। लिक्विड की बात करते हैं तो डेफिनेट वॉल्यूम है, डेफिनेट शेप नहीं है। वैसे ही गैसेस में ना तो डेफिनेट शेप है ना ही डेफिनेट वॉल्यूम है। ठीक है, मान लो हमारे पास दो कंटेनर है, एक कंटेनर ये है ए और एक कंटेनर ये है बी। तो दो कंटेनर दिख रहे हैं, दोनों अलग अलग भी दिख रहे हैं। तो इस कंटेनर में हमने कोई गैस डाली, इस कंटेनर में भी कोई गैस डाली, तो आपको क्या दिखेगा कि दोनों कंटेनर में गैस क्या करती है, कंटेनर के पूरे स्पेस को ऑक्यूपाई कर लेती है। ठीक है, तो गैस क्या करेगी, पूरे स्पेस को ऑक्यूपाई करेगी। अब वो स्पेस इतना हो, वो स्पेस इतना हो, या वो स्पेस कितना भी हो, पूरे स्पेस को क्या कर लेती है, ऑक्यूपाई कर लेती है। ठीक है, they diffuse very easily among other substances at considerable rate. Due to high speed of particles and large space between them, gases show property of diffusing very fast into other gases. तो गैसेस की एक इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी ये भी है कि ये इजीली क्या करते हैं, डिफ्यूज कर जाते हैं, एक जगह से दूसरी जगह क्या करते हैं, इजीली डिफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, दे आर हाईली कंप्रेसिबल, ये क्या होते हैं, हाईली कंप्रेसिबल होते हैं। जैसे आपने सीएनजी देखा होगा, या आपने इस तरीके से इस तरीके से आपने एलपीजी के सिलेंडर्स देखे होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या देखने को मिलता है, क्या देखने को मिलता है कि ये जो एलपीजी है क्या पेट्रोलियम गैस है। पीजी का मतलब क्या है, पेट्रोलियम गैस। एल का मतलब है लिक्विफाई, यानी कि इस पेट्रोलियम गैस को लिक्विफाई करके सिलेंडर्स के अंदर फिल किया जाता है। तो कभी भी आपने जब आपके घरों में गैस सिलेंडर्स होते हैं, ठीक है, तो गैस सिलेंडर्स को आपको उठा कर कभी आप शेक करोगे, इस तरीके से हिलाने की कोशिश करोगे, तो आप क्या देखोगे, आपको लगेगा कि इसके अंदर कुछ लिक्विड है। ठीक है, ऐसा लगेगा कि इसके अंदर लिक्विड है। लेकिन जैसे ही आप गैस ऑन करते हो तो आप क्या देखते हो, वहां से बाहर आती है गैस, गैस बाहर आती है। फिर आप जलाते हो, फिर आप उसको यूज करते हो खाना पकाने के लिए या जिस भी चीज के लिए आप यूज कर रहे हो। लेकिन दिखता लगता क्या है आपको कि इसके अंदर लिक्विड है। यानी कि इस गैस को हाई प्रेशर पर और कम टेम्परेचर पर क्या किया जाता है, प्रेशराइज किया जाता है और लिक्विफाई कर दिया जाता है, कंप्रेस कर दिया जाता है। ठीक है, लिक्विफाई किया जाता है इस पेट्रोलियम गैस को। ऐसे ही सीएनजी है क्या, नेचुरल गैस, जिसे हम क्या कहते हैं, जिसे हम कहते हैं प्राकृतिक गैस। ठीक है, तो ये जो प्राकृतिक गैस है, इस प्राकृतिक गैस को क्या किया जाता है, कंप्रेस किया जाता है हाई प्रेशर पर। ठीक है, ज्यादा प्रेशर दे करके क्या किया जाता है, इसे कंप्रेस किया जाता है और कंप्रेस करके फिर इसे सिलेंडर्स में भंडारित करके रखा जाता है, फिर इसे आगे उपयोग में लाया जाता है। क्लियर है इतना। जैसे आपने परफ्यूम की बॉटल्स देखी होंगी, इस तरीके से बॉटल्स होती हैं, ठीक है, परफ्यूम की बॉटल्स आपने देखी होगी। अब आप क्या देखते हो, जब आप इस बॉटल को ऐसे शेक करते हो, हिलाते हो, तो आपको क्या लगता है कि बॉटल के अंदर क्या है, कोई लिक्विड है, ऐसा लगता है। हाँ, बिल्कुल लगता है कि बॉटल के अंदर कुछ लिक्विड होगा। लेकिन जैसे ही आप यहाँ पर प्रेशर दे करके इसको क्या करोगे, प्रेस करोगे, ठीक है, तो अंदर जो लिक्विड रहता है वो बाहर आता है और गैस में चेंज हो जाता है और इसकी स्मेल जो है बहुत दूर दूर तक डिफ्यूज हो जाती है, बहुत दूर दूर तक क्या होती है, फैल जाती है इसकी स्मेल। ठीक है, पहली चीज क्या हुआ कि इसको हाई प्रेशर पर जो है बॉटल में फिल किया गया था, जिससे ये लिक्विड की तरह प्रतीत हो रहा था। लेकिन जैसे ही हमने ये प्रेस किया, यानी कि इसका प्रेशर रिलीज हुआ, ये बाहर आया गैस की फॉर्म में। और क्या हो गया, जैसे गैस की प्रॉपर्टी होती है कि इसके पार्टिकल क्या हो जाते हैं, इधर उधर डिफ्यूज हो जाते हैं, निरंतर गति करते रहते हैं, इसलिए डिफ्यूज भी हो जाते हैं, दूर दूर तक इसकी खुशबू आने लगती है। क्लियर, तो समझ गए हैं गैसेस हाईली कंप्रेसिबल होती है। अगला, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस बिटवीन देयर पार्टिकल्स इज मैक्सिमम बट अट्रैक्शन बिटवीन देम इज मिनिमम। तो यहाँ पर पार्टिकल्स के बीच में जो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस है वो बहुत ज्यादा है, इसलिए तो हमने कहा कि जिस भी कंटेनर में इसे रखा जाएगा उसका पूरा स्पेस ये ऑक्यूपाई कर लेता है। इसके जो पार्टिकल्स है काफी दूर दूर होते हैं,
ठीक है, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस बहुत ज्यादा है, इसीलिए तो ये लिक्विड सॉलिड सबके साथ क्या हो जाते हैं, डिफ्यूज हो जाती है आसानी से। क्लियर है, इसीलिए ये कंप्रेसिबल भी है ही। क्लियर है इतना? चलिए, डेंसिटी ऑफ गैसेस इज मिनिमम। और गैसेस की जो डेंसिटी है, अगर हम ऑर्डर की बात करें तो ये है डेंसिटी का ऑर्डर। गैसेस की डेंसिटी सबसे कम होती है। तो गैस क्या होती है, काफी हल्की होती है, सेम वॉल्यूम के सॉलिड और लिक्विड से। सेम वॉल्यूम है अगर तीनों का, तो गैसेस क्या होते हैं, काफी ज्यादा हल्के होती है, लेकिन इनकी डेंसिटी क्या होती है, बहुत ज्यादा कम होती है। तो ये बात हो गई गैसेस की प्रॉपर्टीज की। अब हम आगे इससे रिलेटेड कुछ और चीजें डिस्कस करने वाले हैं, थोड़ा कुछ क्वेश्चंस भी देखेंगे। फिलहाल आप इतना नोट कर लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये आपने नोट कर लिया होगा। तो देखते हैं अभी तक हमने क्या क्या पढ़ लिया है। मतलब पढ़ तो लिया है, लेकिन क्या क्या हमें समझ में आया है, क्या क्या हमने यहाँ से सीखा है, जो भी हमने अभी तक पढ़ा है। तो क्वेश्चन है, व्हाट आर द कंडीशंस फॉर समथिंग टू बी कॉल्ड मैटर। यानी भी किसी भी चीज को मैटर बोलने के लिए, यानी कि हम किसी भी चीज को अगर मैटर कहते हैं तो उसके लिए क्या कंडीशंस होनी चाहिए। जैसे मान लो हमारे पास ये ईंट है, ये क्या है, एक ब्रिक है, ठीक है। या हमारे पास किसी कंटेनर में क्या है, वाटर है ना, वाटर है इस कंटेनर में, ठीक है। या हमारे पास कुछ भी चीज है, मान लो हमारे पास कोई पैंट है, ठीक है, इस तरीके से कुछ कुछ भी है। तो क्यों हम इन्हें मैटर कह रहे हैं, एक तो इन सभी के पास क्या है, मास है, और क्या करते हैं ये, ऑक्यूपाइज स्पेस, और क्या कर रहे हैं, जगह घेर रहे हैं। यानी कि एनीथिंग दैट ऑक्यूपाइज स्पेस एंड हैव मास, उसे क्या कहा जाएगा, मैटर कहा जाएगा। तो यहाँ पर सेम वही combination conditions for something to be called matter is that it should occupy space and have mass। इसे क्या करना होगा, स्पेस ऑक्यूपाई जो करता होगा, और जिसका कुछ ना कुछ मास होगा, द्रव्यमान होगा, उसे क्या कहा जाएगा, मैटर कहा जाएगा। क्लियर है? अगर हम एयर की बात करते हैं तो एयर भी क्या है, मैटर है, क्योंकि ये भी स्पेस ऑक्यूपाई करती है। दूसरा, इसका भी मास होता है। जो हमने जब हम पढ़ रहे थे तो हमने एक्सपेरिमेंट से देखा भी था, बलून वाला एक्सपेरिमेंट देखा था, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट देखे थे, ठीक है। अगला है, व्हेन शुगर इज डिजॉल्व्ड इन वाटर देयर इज नो इंक्रीज इन द वॉल्यूम। तो जब हम वाटर में शुगर को डिजॉल्व करते हैं तो कोई भी उसका जो वॉल्यूम है वो सेम रहता है, इंक्रीज नहीं होता है। विच कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मैटर इज इलस्ट्रेटेड बाय दिस ऑब्जर्वेशन। तो देखो क्या था, ये लिया हमने एक बीकर में या ग्लास में वाटर, ये क्या लिया है, वाटर। अब इसमें हमने क्या डाल दिया है, एक चम्मच शुगर डाल दी है, और इसको किसी चम्मच या किसी स्टेनर की मदद से क्या कर लिया है, घोल लिया है। तो हम क्या देखते हैं, पहले इसका वॉल्यूम इतना था और अभी भी इसका वॉल्यूम इतना ही है, यानी कि इसके वॉल्यूम में कोई भी चेंज नहीं आया है। तो ऐसा क्यों हुआ है, ये कौन सी कैरेक्टरिस्टिक को दिखाता है। तो ये क्या शो करता है बच्चों, ये शो करता है कि ये जो वाटर है ना, इसके जो पार्टिकल्स हैं, वाटर के जो पार्टिकल्स है, इनके बीच में क्या है, इनके बीच में है स्पेस। कैसा स्पेस, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस। अब इनके बीच में खाली जगह है, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस है, और उस इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस में शुगर के पार्टिकल्स जा करके रह जाते हैं, है ना। उस यानी कि उस स्पेस को शुगर के पार्टिकल्स फिल कर देते हैं, उस स्पेस में चले जाते हैं। इस वजह से क्या होता है कि ये इसका जो वॉल्यूम है वो इंक्रीज नहीं होता है, वॉल्यूम एज इट इज रहता है। क्योंकि शुगर अगर डाली है हमने तो वॉल्यूम बढ़ना चाहिए, लेकिन बढ़ेगा इसीलिए नहीं क्योंकि इसके पार्टिकल्स में क्या होता है, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस होता है, जिस वजह से इसका जो वॉल्यूम है वो इंक्रीज नहीं होता। तो यही लिखा गया था, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मैटर illustrated by this observation is that particle of matter have space between them। कि मैटर के जो पार्टिकल है उनके बीच में क्या होता है, स्पेस होता है, ठीक। अगला क्वेश्चन है, when an incense stick यानी कि अगरबत्ती is lighted on one corner of the room, its fragrance spread in the whole room quickly। यानी कि मान लो ये हमारे पास है अगरबत्ती, इसको हमने जलाया, लाइट किया, तो हम क्या देखते हैं कि इसकी स्मेल जो है पूरे कमरे तक चली जाती है, यानी कि रूम के एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर तक
फैल जाती है। ऐसा क्यों? ऐसा इसीलिए होता है कि मैटर के जो पार्टिकल हैं वो क्या करते हैं, कंटीन्यूअस मूवमेंट। मैटर के जो पार्टिकल्स हैं वो कंटिन्यूअस मूवमेंट करते हैं और टेम्परेचर बढ़ने पर उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है और काइनेटिक एनर्जी के बढ़ने से उनकी जो मूवमेंट है या डिफ्यूजन है, डिफ्यूज करते हैं ना, ये डिफ्यूजन कहें या हम रेट ऑफ डिफ्यूजन या मूवमेंट कहें, तो इनकी मूवमेंट भी क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। ठीक है, तो ये किस वजह से हो रहा है, जब इसे लाइट किया जा रहा है तो पार्टिकल्स की जो काइनेटिक एनर्जी वो भी बढ़ रही है, इसीलिए ये और ज्यादा तेजी से क्या कर रहे हैं, ट्रैवल कर रहे हैं, या एक जगह से दूसरी जगह मूव कर रहे हैं। इसीलिए जो स्मेल है वो एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर तक या पूरे रूम तक जो है आसानी से फैल जाती है। तो यही लिखा गया, दिस इलस्ट्रेटेड शो दैट द पार्टिकल्स आर कॉन्स्टेंटली मूविंग इन ऑल डायरेक्शंस। पार्टिकल्स क्या करते हैं, कॉन्स्टेंटली या कंटिन्यूअस मूवमेंट करते रहते हैं हर डायरेक्शन में। क्लियर है? तो चलिए नोट कर लीजिए इन क्वेश्चंस को, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है नेक्स्ट क्वेश्चन, अ piece of chalk can be broken into small particles by hammering, but a piece of iron cannot be broken into small pieces by hammering. Which characteristic of particle of matter it is illustrated by these observation? यानी कि एक चौक हमारे पास है और आयरन नेल यानी कि लोहे की एक कील हमारे पास है। ठीक है, अब आप दोनों पे क्या करो, हथौड़ा मारो, हैमरिंग करनी है, हथौड़ा मारते तो आप क्या देखोगे कि चौक तो आसानी से टूट जाएगी, जबकि चौक और आयरन नेल दोनों ही क्या है, सॉलिड हैं। चौक तो आसानी से टूट जाएगी। अब आयरन नेल पे आप हथौड़ा मारो तो क्या ये टूटती है? नहीं। आप दीवार पे रख करके कील पर हथौड़ा मारते हो तो कील क्या होती है, दीवार के अंदर चली जाती है, लेकिन टूटती नहीं है। वैसे ही आप चौक को दीवार पे रख करके उस पर हथौड़ा मारो तो चौक के दीवार के अंदर जाएगी, कील की तरह नहीं जाएगी। चौक क्या होती है, टूट जाती है। तो ऐसा क्यों है? दोनों ही सॉलिड हैं, दोनों ही सॉलिड है, लेकिन दोनों के बीच में इतना बड़ा डिफरेंस क्यों है कि ये तो आसानी से टूट जा रहा है लेकिन ये आसानी से नहीं टूट रहा। अब नॉर्मली भी देखो, चौक को आप आसानी से तोड़ लोगे, आपके क्लासरूम में चौक होगी, आप उठाइए और तोड़ने की कोशिश कीजिए, आसानी से टूट जाएगी। वहीं आप लोहे की कील को भी इसी तरीके से आसानी से या थोड़ा और फोर्स लगा करके तोड़ने की कोशिश कीजिए, लेकिन फिर भी वो नहीं टूटेगी, बहुत ज्यादा फोर्स आपको देनी पड़ेगी, है ना, फिर भी नहीं टूटेगी। तो ऐसा क्यों है, जबकि दोनों सॉलिड हैं? प्रॉपर्टी तो सॉलिड की यही होती है ना, आसानी से नहीं टूटना चाहिए, लेकिन ये आसानी से टूटता है और ये आसानी से नहीं टूटता है। ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा होता है इनके बीच में जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उसकी वजह से। चौक के जो पार्टिकल्स हैं इनके बीच में जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो कम है आयरन नेल के पार्टिकल्स के बीच में से। ठीक है, यानी कि इसके जो पार्टिकल है यहाँ पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होती है और इसके पार्टिकल के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है। तो जिसके पार्टिकल के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है यानी कि उन्होंने अपने आप को बहुत टाइटली हेल्ड किया हुआ है, इसीलिए उन्हें हम आसानी से नहीं तोड़ सकते। लेकिन जिन पार्टिकल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है उन्हें हम आसानी से तोड़ सकते हैं। क्लियर है? तो ये सब किसकी वजह से है? इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से। ठीक, चलिए, तो यही यहाँ पर लिखा गया है, मैटर इज मेड अप ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स विच अट्रैक्ट ईच अदर एंड द अट्रैक्शन डिफर्स फ्रॉम सब्सटेंस टू सब्सटेंस। अब दोनों ही सॉलिड हैं लेकिन मैटर टू मैटर वेरी कर रहा है, ये अलग सब्सटेंस है, ये अलग है। इसके पार्टिकल के बीच के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इतनी ज्यादा नहीं है, यहाँ पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा है, इसीलिए ये आसानी से टूट जाता है, ये आसानी से नहीं टूटता। इसीलिए देखो, चॉक ब्रेक्स इजिली ऑन हैमरिंग बट आयरन कैन नॉट, which shows that the particle of iron attracted each other with greater force। यानी कि इसके जो पार्टिकल्स हैं वो एक दूसरे से बहुत ज्यादा ग्रेटर फोर्स से क्या है, अट्रैक्ट हुए हैं। ठीक है, अट्रैक्ट हो रखे हैं। ठीक है, ये इनके बीच का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो बहुत ज्यादा है। चलो अगला है, व्हाट इज द साइंटिफिक नेम ऑफ पार्टिकल विच मेक अप मैटर। यानी कि जिससे मैटर बनता है उसे क्या कहा जाता है, उन्हें हम कहेंगे एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। ठीक है, एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स मेक अप मैटर, या हम कहेंगे मैटर इज कंपोज्ड ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। तो साइंटिफिक नेम क्या है? अभी तक तो हम कह रहे थे कि ये जो
मैटर है, ये बना हुआ किससे है? पार्टिकल से। ऐसे पार्टिकल्स टाइनी, यानी कि बहुत छोटे पार्टिकल्स, इन्हीं टाइनी पार्टिकल्स को क्या कहा जाता है? एटम्स या मॉलिक्यूल्स। क्लियर? चलो नोट कर लो इतना बच्चों। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए तो कुछ और क्वेश्चंस भी हैं हमारे पास। पहला ऐसे ही कुछ इजी क्वेश्चन है। व्हाट इज द जनरल नेम? रिजिड फॉर्म ऑफ मैटर, मैटर की जो रिजिड फॉर्म है उसे कहा जाता है सॉलिड, और फ्लूइड फॉर्म को लिक्विड और गैस, है ना। रिजिड तो सॉलिड ही होते हैं और फ्लूइड दो होते हैं, लिक्विड भी और गैस दोनों को फ्लूइड बोलते हैं क्योंकि उनकी टेंडेंसी होती है फ्लो करने की। ठीक। अगला है आउट ऑफ सॉलिड लिक्विड एंड गैस विच वन मैक्सिमम मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स, यानी कि किसके पार्टिकल सबसे ज्यादा मूव करते हैं? तो गैसेस के पार्टिकल्स, और सबसे कम मूवमेंट होता है सॉलिड के पार्टिकल्स का। अगला है मैक्सिमम इंटर पार्टिकल अट्रैक्शन, यानी कि पार्टिकल के बीच का अट्रैक्शन फोर्स सबसे ज्यादा किसमें होता है? सॉलिड में, और सबसे कम होता है गैसेस में। अगला है मिनिमम स्पेस बिटवीन पार्टिकल्स, यानी कि किन पार्टिकल्स के बीच का जो स्पेस है वो सबसे कम होता है, तो वो होता है सॉलिड के पार्टिकल के बीच का स्पेस, और सबसे ज्यादा होता है गैसेस के पार्टिकल के बीच का स्पेस। ठीक है, क्लियर है? तो इजी क्वेश्चन से नोट कर लीजिए इनको। चलिए आगे बढ़ते हैं। कुछ और क्वेश्चंस हैं। अगला क्वेश्चन है नेम द फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर विच कैन बी इजीली कंप्रेस, यानी कि जिसको आसानी से कंप्रेस किया जा सकता है वो है गैस। अगर हम ऑर्डर की बात करें, गैस देन लिक्विड देन सॉलिड। ठीक है। अगला क्वेश्चन है अ सब्सटेंस हैज अ डेफिनेट शेप, कोई सब्सटेंस है जिसका डेफिनेट शेप भी है और डेफिनेट वॉल्यूम भी है, जैसे कोई आइस क्यूब है मान लो, डेफिनेट शेप और डेफिनेट वॉल्यूम है, तो ये कौन सी स्टेट होगी? सॉलिड स्टेट। तो यहाँ आंसर सॉलिड। अ सब्सटेंस हैज डेफिनेट वॉल्यूम बट नो डेफिनेट शेप, यानी कि वॉल्यूम डेफिनेट है, शेप डेफिनेट नहीं है। यानी कि वॉल्यूम डेफिनेट है, मान लो कुछ भी वॉल्यूम हमने ले लिया, 1 लीटर 2 लीटर कितना भी, ठीक है, लेकिन शेप नहीं है डेफिनेट, यानी कि शेप क्या है? चेंज हो रहा है, जैसे कंटेनर में डालेंगे वैसा ही शेप ले लेगा, तो वो क्या होते हैं? वो होते हैं लिक्विड। ठीक है, लिक्विड हैज अ डेफिनेट शेप, sorry, has a definite volume but no definite shape. अगला सब्सटेंस नीदर अ फिक्स्ड शेप नॉर अ फिक्स्ड वॉल्यूम, यानी कि ऐसा सब्सटेंस जिसका ना तो फिक्स्ड शेप है ना ही फिक्स्ड वॉल्यूम है, तो वो कौन सा होगा? वो एक गैस होगी, है ना। गैस का ही ना तो फिक्स शेप होता है ना ही फिक्स्ड वॉल्यूम होता है, तो ये तीनों आपको ध्यान रखने हैं, तीनों प्रॉपर्टीज भी आपको ध्यान रखनी है। क्लियर है? तो चलिए नोट कर लीजिए इसे। चलिए बच्चों, तो आज हमने मैटर की स्टेट के बारे में पढ़ा। ये जो अलग अलग स्टेट्स हैं, सॉलिड लिक्विड और गैस, तीनों के कैरेक्टरिस्टिक्स और प्रॉपर्टीज के बारे में बात की, और इनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस भी देखे, यानी कि अभी तक जो भी हमने पढ़ा उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस भी हमने देख लिए। तो बाकी चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे हम अपने आने वाले अगले सेशन में। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।